कर लेना। यहाँ आपको मिलते हैं नोट्स, ठीक है, जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह रहेंगी और पेड नोट्स भी सब आपको यहीं पे मिलेंगे। और नोट्स पे आपके 20 अक्टूबर को निकलेगा ऑफर, तो 20 अक्टूबर को आपको बहुत कम प्राइस में नोट्स मिलेंगे। तो आप 20 अक्टूबर की डेट जो है वो नोट करके रख लो अपना, ठीक है, ताकि आप जो है उसका फायदा उठा सकें। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने 85 क्वेश्चंस पे छोड़ा था आई थिंक, है ना भाई? याद होगा आपको। चलो भाई, टच क्यों नहीं हो रहा। हम्म। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उन रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? तो खाली स्थान में क्या आएगा? सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन या फिर आकलन कार्य। तो आप कमेंट करके अपना आंसर बताते रहेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहले आप अपना आंसर लिखिए सब लोग जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, जितने लोग भी आ चुके हैं, है ना? वॉइस, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और हमारे सर भी एकदम बिंदास हैं। वाह सिद्धार्थ, थैंक यू भाई। चलो जल्दी से लिखते रहो अपना आंसर। हम्म। देखो क्या पूछा आपसे। यहाँ पे कहा कि आप जो रख रहे हैं बच्चों के सीखने का जो कार्य किया जाता है बच्चों द्वारा, और उनके विभिन्न उदाहरणों द्वारा आप करते हैं एकत्रीकरण। तो जो भी बच्चे कार्य करते हैं उसका जब आप एकत्रीकरण करते हैं तो उस एकत्रीकरण को करने को कहते हैं हम पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका पोर्टफोलियो आकलन। क्योंकि पोर्टफोलियो यही होता है जो आप पूरे साल भर जो भी बच्चा काम कर रहा है, जैसे उसने कोई क्वेश्चन पेपर लिखा है, कोई कहानी लिखी है, कोई कविता लिखी है, या कोई सवाल सॉल्व किया है, कोई ड्राइंग बनाई है, जो भी काम बच्चा करता है ना वो सारे आप एक फाइल में इकट्ठे करते रहते हैं। उससे बच्चे का रिकॉर्ड पता रहता है आपको कि बच्चा अभी इस लेवल पे है, फिर 3 दिन बाद क्या सीखा, 1 महीने बाद बच्चे ने क्या सीखा। तो ये आपका कहलाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। सीखने का आकलन योगात्मक आकलन को ही कहते हैं। सीखने का आकलन जो है ये साल के अंत में होता है, ये भी साल के अंत में होता है। आकलन कार्य इसमें दिया नहीं है, इसने पूछा था आपसे रिकॉर्ड वाली बात, तो रिकॉर्ड जो होते हैं वो पोर्टफोलियो होते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा सीखना क्या है भाई? स्वाभाविक और अवचेतन है, सुविचारित और चेतन है, तीसरा है स्वाभाविक और सुविचारित दोनों है, और डी है आपका जन्मजात तथा अस्वैच्छिक है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी चलो फटाफट बताओ। हाँ, एम राही कह रहे हैं कि लाइव क्लास करेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करें? देखो सेल्फ स्टडी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, और दूसरी बात, लाइव क्लास जो होगी वो आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से होगी ना। अब हर व्यक्ति मैथ नहीं पढ़ेगा, हर व्यक्ति एसएसटी नहीं पढ़ेगा। तो जिसकी एसएसटी है वो मैथ को छोड़ेगा। सीधी बात है भाई, मैथ की क्लास आप थोड़ा करेंगे एसएसटी वाले। और जैसे मान लीजिए जिसकी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज मान लो संस्कृत है, वो इंग्लिश की क्लास नहीं करेगा, वो संस्कृत की करेगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे ना। अगर हमारी दिन में 8 क्लासेस लग रही हैं तो 8 की 8 क्लासेस आप सबके लिए थोड़ी है। आप तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास करोगे। तो 8 में से आपको तो 5 ही करनी होगी मुश्किल से। अगर आप देखोगे तो 8 क्लासेस में से आपकी 5 ही होंगी। तो आप उन क्लासेस को करो जो आपके सब्जेक्ट हैं। उसके बाद 3 घंटे बचेंगे आपके पास, दिन के 3 घंटे सेल्फ स्टडी करो भाई। तो ये तो आप बनाओ ना टाइम टेबल। फिर नोट्स कब पढ़ेंगे? वही कह रहा हूँ कि इसके अलावा। और आप ये मत सोचो कि 2-4 घंटे में काम चल जाएगा। दिन के 8 घंटे स्टडी करो अब, ठीक है। आपने परसों बोला था मेरे से कि हम 10 घंटे स्टडी करने को तैयार हैं। तो सीटेट अगर निकालना है तो 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से ही। बिल्कुल भी रिस्क मत लो। ये जो लोग आके कह देते हैं ना कि मैंने 10 दिन में सीटेट निकाल लिया, वो जमाना नहीं है ये। और वो लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो रिवीजन करते हैं केवल 10 दिन, और नाम ये दे देते हैं कि 10 दिन में सीटेट निकाल लिया। आप अगर फ्रेशर हैं और अभी आपका लेवल अच्छा नहीं है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीटेट कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ज्यादा लोगों की गुमराही में मत आओ, ठीक है। क्लास करो एकदम बेहतरीन वाला, मेहनत के साथ में। भाषा सीखना कैसा होगा भाई? स्वाभाविक और अवचेतन, या सुविचारित और स्वाभाविक दोनों? तो दोनों प्रकार से होता है भाषा। भाषा सीखना जो होता है वो दोनों प्रकार से होता है। स्वाभाविक भी होता है और सुविचारित भी होता है। यानी कि स्वाभाविक कौन सा? जो आप अर्जन करते हैं। और सुविचारित कौन सा? जो आप अधिगम करते हैं। तो दोनों तरीके से आपका चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या सरसरी दृष्टि से देखना? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से लिखो फटाफट से।
लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे ही काफ़ी स्टडी हो जाती है, और मॉक की तरह तरीके से दो तो सेल्फ स्टडी भी हो जाती है। ये बिल्कुल बायोलॉजी वाले बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं एकदम बात। मैं भी तो आपको प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ। मैं देखो, जैसे आप ये हिंदी की क्लास कर रहे हो इस समय पे, इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है। मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात नोट्स की, नोट्स तो अगर दिन के 1 घंटा भी पढ़ते रहेंगे तो आप सब आराम से जो है याद हो जाएंगे आपको। तो नोट्स तो आपके बहुत आसान है, वो इतने लंबे पढ़ने थोड़ा पड़ेंगे आपको। अच्छा चलो, पहले 500 लाइक पूरे करो जल्दी से। एक बार कमेंट को नीचे करो और वीडियो को लाइक करो सब लोग, जल्दी से सब लोग करो। अब देखो क्या पूछा आपसे। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि से नजर डालना, ये क्या कहलाएगा? सरसरी दृष्टि से देखना कहलाएगा, ठीक है। पठन के प्रकार मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ थ्योरी क्लास में। गहन पठन, जब आप अर्थ को समझते हैं। बारीकी से पठन, जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं पूरे चैप्टर में। विस्तृत पठन, जब आप मजे के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सारा सरसरी दृष्टि से देखना होता है जब आपको सारांश देखना होता है, मेन बिंदु देखना होता है कि हाँ पूरे पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। हाँ ठीक है, इसका मतलब यह है, पूरी खबर ये है आपकी, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? पहला है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दूसरा है अच्छा संगठन, तीसरा है स्पष्ट उद्देश्य, फोर्थ है आपका व्याकरणिक परिशुद्धता। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। स्वलीनता मतलब सर जी, स्वलीनता ऑटिज्म को कहते हैं। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा भाई, मेहनत। आप यार, एग्जाम आपका है तो आप पढ़ाई मैं करूं आपके बदले? मैं आपसे ज्यादा कर रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा कर रहा हूँ। मैं सुबह से शाम तक, रात तक पूरा स्टडी में ही जाता है, पूरा क्लासेस कराने में मेरा दिन निकलता है। मैं दिन के 15 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ 8 घंटे, यानी आधा। तो मेरे से आधी मेहनत भी नहीं करोगे क्या? एग्जाम आपका है, बताओ आप। तो मेरे से आधी मेहनत तो कर ही लो कम से कम। फिर कहोगे सफलता नहीं मिलती, सफलता आसानी से नहीं मिलती, सफलता के लिए मेहनत चाहिए। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, है ना। अब कोई आपसे कहे कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने वढ़ने की, मैं ऐसी सी सीटेट निकलवा दूंगा, छोड़ो मत पढ़ो, वो आपको धोखा दे रहा है, सीधी बात। और इसी चक्कर में ये 20 लाख बच्चे हर साल फेल हो रहे हैं। तो गुमराही से बाहर निकलो और मेहनत करो। कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है इनमें से? मौखिक रिपोर्ट तैयार करना, सीधी बात है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, मौखिक। एक मिनट रुकना, मौखिक रिपोर्ट तैयार करना लेखन की विशेषता नहीं। अच्छा संगठन तो होगा ही होगा, कि आप जो है अपने शब्दावली और मटेरियल जो है अच्छा होना चाहिए आपका। उद्देश्य भी आपका स्पष्ट होना चाहिए। व्याकरणिक परिशुद्धता या मौखिक रिपोर्ट तैयार करना। लेखन में आप मौखिक रिपोर्ट क्यों तैयार करेंगे? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर। चलो व्याकरणिक परिशुद्धता तो एक बार को उसमें, ठीक है सर, व्याकरणिक परिशुद्धता तो एक बार को लेके आ जाओ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग हो गया। क्योंकि यहाँ पर तो हम लेखन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मौखिक रिपोर्ट, मौखिक तो बोल के होगी। तो ये पहला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा भाई, लेखन वाले में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। दूसरा है, शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है, बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। फोर्थ है, निष्क्रिय शब्द संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी। आपकी क्लास के बाद कितने घंटे सेल्फ स्टडी करें? 3 घंटे कर लो बस, 2 या 3। सेल्फ स्टडी 2 या ढाई घंटे बहुत है आपके लिए, ठीक है। ओके। नाइस येलो शर्ट, टी शर्ट, मगर उस पे नाम जारा किसका है? तुमको ना, तुमको तो अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना। जारा कंपनी है। देखो, कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द वर्गों को, शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है, वर्गों नहीं होता, वर्ण होता है, कैसे वर्णों से संबंधित है, ये पहचानने में सहायता क्या करेगा? बच्चों को शब्दों तथा शब्द संरचना के विविध उदाहरण सुनने की आवश्यकता है, तब उसको पता चलेगा इस बारे में।
या फिर शब्द संपदा और व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं, या बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखेंगे। निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। निष्क्रिय संदर्भ की बजाय आप क्या करेंगे, अंतःक्रिया, और अंतःक्रिया हो जाएगी बातचीत करने को कहते हैं अंतःक्रिया, मतलब संप्रेषण होगा ना एक दूसरे के साथ में। प्रतिक्रियात्मक संदर्भ, ये भी आपका भाषा का इस्तेमाल होता है। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक मानसिक पहलू, एक होता है प्रतिक्रियात्मक पहलू। तो प्रतिक्रियात्मक होता है प्रयोग करना, यानी भाषा का प्रयोग करेंगे। जब आप भाषा का प्रयोग करके सीखेंगे तो आपको शब्द भी पता चलेंगे, शब्द कैसे वर्णों से संबंधित है वो भी पता चलेंगे, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। वैसे सारे ही पॉजिटिव हैं, इसमें निगेटिव कोई सा भी नहीं है, लेकिन इसमें तुलना करनी थी आपको कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला है, तो डी ऑप्शन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट है भाषा अर्जन होता है जब, पहला ऑप्शन है बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, दूसरा है बच्चे को पुरस्कार और दंड दिया जाता है, तीसरा है बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, और फोर्थ है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। हाँ जी, और जो भी न्यू स्टूडेंट है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, है ना। अगर बेहतरीन तैयारी आपको करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत फटाफट से। हम्म। अब देखो क्या पूछा है आपसे। भाषा अर्जन कब होगा, व्याकरण के नियम सिखाएंगे आप, नहीं सिखाएंगे, क्योंकि भाषा अर्जन होता है परिवार में, यानी कि स्कूल जाने से पहले। तो पुरस्कार और दंड की जरूरत पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी। बच्चों को भाषा के अवसर देंगे आप, अवसर तो तब देते हैं जब सिखाना हो, यहाँ तो ऑटोमेटिक अवसर उपलब्ध हैं। तो बच्चा बिना किसी सचेतन मन के भाषा को ग्रहण करता है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। अवसर दिए जाते हैं भाषा को सिखाने में, जब टीचर सिखाएगा तभी तो अवसर देगा। यहाँ तो मिले मिलाए अवसर है, बच्चा दुनिया में पैदा हो गया, अवसर ही अवसर है, सब जगह से भाषा सीख रहा है चारों तरफ से। तो यहाँ पर तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं, पठन और लेखन, पठन और श्रवण, वाचन और लेखन, या वाचन और श्रवण। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। ये आज बच्चे कुछ कम क्यों है भाई, कहाँ गए, पढ़ने नहीं आया आज, हाँ। फिर कहते हैं कि क्लास मिस हो गया बाद में। चलो फटाफट से लिखते रहेंगे अपना आंसर आप। बहुत बढ़िया। उर्दू क्लास कब स्टार्ट करोगे, जी करेंगे करेंगे जल्दी करेंगे, एक एक करके कराऊंगा थोड़ा। सर जो सुपर टेट पास हो चुके हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो क्या करें, फिर से सुपर टेट देंगे, देना ही पड़ेगा, अब नहीं हुआ तो अब तो देना ही पड़ेगा सुपर टेट आपको फिर से। सुपर टेट के ऊपर ये मत सोचना कि पहला वाला पास कर लिया था तो उसी पे सिलेक्शन हो जाएगा। सुपर टेट की लगती है मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। अब दोबारा वैकेंसी आएगी तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। उत्पादक कौशल मतलब ऐसे कौशल जिनसे आप अपनी बात को सामने वाले को बताते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। तो या तो बोल के बताओगे या लिख के बताओगे, है ना। तो वाचन और लेखन हो जाएगा आपका उत्पादक कौशल। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, या फिर जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, या जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, या फिर जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। जी फटाफट से लिखते रहेंगे अपना आंसर आप। सुपर टेट क्या है, सुपर टेट उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आती है ना उसका सुपर टेट कहते हैं। जी लिखो जल्दी से अपना आंसर लिखो। सी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं, सी वाले ज्यादा हैं। देखो क्या है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, नहीं। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, बच्चों द्वारा भी नहीं, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। योजना बनाते हैं टीचर वैसे, लेकिन टीचर बनाते हैं इस हिसाब से कि बच्चे के लिए होनी चाहिए अर्थपूर्ण। यानी अर्थपूर्ण होने का मतलब क्या है, बच्चे के स्तर, बच्चे की आयु, और बच्चे की बुद्धि लब्धि, ठीक है, इसके हिसाब से, और बच्चे की रुचि, इसके हिसाब से आपका करिकुलम या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप बच्चे के स्तर से ऊपर बना देंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगी, बच्चे के स्तर से नीचे बना देंगे बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इन चीजों के हिसाब से और बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए तो अर्थपूर्ण मानी जाएगी। अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण नहीं होती आपकी जो योजना है या गतिविधि या एक्टिविटी जो भी है,
वो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ना कि अध्यापक के लिए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। दूसरा है द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में। तीसरा है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में। और फोर्थ है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी फटाफट लिखते रहो अपना आंसर। सर सी टेट में भी रैंक जाती है? नहीं नहीं, सी टेट में रैंक नहीं होती। सी टेट में सिर्फ पास करना होता है आपको, सिर्फ पास करना है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाषा में। बिल्कुल सही बात है। बच्चों की मातृभाषा में ही अपन, अनुदेशन होता है निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देना कि ये करना है वो करना है, या जो भी बात उनको कहनी है, मतलब कोई भी बात कहनी है तो आप मातृभाषा में कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में नहीं, राज्य भाषा में नहीं, शिक्षक की भाषा में नहीं, मातृभाषा में, ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कविता, गीत और मंत्र वे तरीके हैं जिससे बच्चे शब्द और वाक्य संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं और शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलिए फटाफट से लिखेंगे। ईवीएस की क्लास क्यों नहीं हो रही है भाई? ईवीएस की क्लास वाले जो टीचर थे तुम्हारे, वे बीमार हो गए थे। और अभी जो है आपकी ईवीएस का क्लास का टाइम टेबल थोड़ा सा फिक्स नहीं हो पाया, मैंने आपको बताया था, है ना। सी टेट का डेट आगे बढ़ेगा क्या? कौन सा वाला डेट, फॉर्म भरने का या एग्जाम का? जी। चलो लिखते रहो फटाफट से अपना आंसर, और वीडियो को लाइक भी करते रहो जरा, है ना। एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो सब लोग। सर एसएसटी की पीवाईक्यूज की क्लास स्टार्ट किया है आपने, मुझे पता ही नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया था। हाँ, नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता तो मैं उसको बताया, तो मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम पे भी और ऐप पे भी, दोनों जगह आपको मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ क्लास शुरू करने की। कविता, गीत, मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द और वाक्य संरचना रटते हैं। तो भैया रटते नहीं है। और इसने आपसे निगेटिव वाला ही पूछा है, ध्यान से देख लेना। निगेटिव ऑप्शन पूछा है तो पहला ऑप्शन निगेटिव है। उच्चारण सीखेंगे बच्चे, उच्चारण का अभ्यास करेंगे, अच्छी बात है। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण भी सीख जाएंगे। जैसे जैसे कविता गीत सीखेंगे तो संदर्भ में व्याकरण सीख जाएंगे। शब्द संपदा भी बढ़ेगी, उनकी वोकैब बढ़ेगी, है ना। रटेंगे नहीं बच्चा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव ही इसने आपसे पूछा था। नेक्स्ट है आपका, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की किस बात में मदद करता है। वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, व्याकरण के नियम बनाने में, सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, और फोर्थ है दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ, और आज आपकी मैराथन नहीं होगी भाई। जो हम बोल रहे थे ना 7 बजे से पीवाईक्यूज की मैराथन हुआ करेगी, वो कल से शुरू करेंगे, आज से नहीं। क्योंकि आज गुरुजी भी ईवीएस वाले भी थके हुए हैं, तो इसलिए आज से हो नहीं पाएगी, कल से होगी, ठीक है। कल 7 बजे से, शाम को 7 बजे से मैराथन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो क्या कहा आपसे। नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण एलएडी बच्चों को किस बात में मदद करेगा। तो जो सार्वभौमिक व्याकरण, जो ये भाषा अर्जन उपकरण होता है, ये सार्वभौमिक व्याकरण को बनाता है। किसको? सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करता है। ये कौन सी व्याकरण है? ये वो व्याकरण है जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हम अपने समाज से एक व्याकरण सीखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली व्याकरण। और एक होती है स्कूल में पढ़ाई जाने वाली व्याकरण, तो स्कूल वाली तो अलग हो गई आपकी, वो तो पर्टिकुलर नियम कानून के हिसाब से चलेगी। लेकिन एक सीखते हैं हम अर्जन के द्वारा। एक व्याकरण सीखते हैं अर्जन के द्वारा। जो बच्चा कभी स्कूल भी नहीं गया वो भी तो भाषा बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? क्योंकि उसको सार्वभौमिक व्याकरण आती है, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में उसको पता है कि किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं। इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। तो ये बच्चा खुद से ही बनाता है। तो व्याकरण के नियम बनाने में भाषा अर्जन उपकरण मदद करता है। ये एलएडी जो है, ये दिमाग का एक हिस्सा है, जो चॉम्स्की बताते हैं इसको, ठीक है। भाषा शुरू करने में दूसरी भाषा तो आएगी नहीं इसमें, और अंत्य क्रिया भी नहीं आएगी इसमें। यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत, समूहीकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। चलो फटाफट लिखते रहेंगे अपना आंसर, और जितने न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएगा भाई आपके, है ना। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट निकालना है तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ, तैयारी बेहतरीन होगी आपकी यहाँ पर। अब देखो जल्दी बताओ आंसर तुम इसका, क्या है आपका आंसर? डी। सारे तो डी बता रहे हैं, एक का बी आया है। हमारे बिहार में आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अच्छा, देखो क्या कहा, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चे की पृष्ठभूमि से जोड़ रहे हैं, बच्चे के रीति रिवाजों से जोड़ रहे हैं, बच्चे की परंपराओं से, कुल मिला के बच्चे के समाज से चीजें जोड़ी जा रही हैं, है ना। और बच्चे का जो समाज होता है वो क्या होता है, उसका जीवन, दैनिक जीवन, यानी बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत लग रहा है। यहाँ पर पूरा की पूरी पाठ्य सामग्री बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ी जा रही है। सटीकता की कोई बात हुई है इसमें कि एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं वो? सटीकता की कोई बात हुई नहीं हुई। समूह में काम करा जा रहा है? नहीं है, कोई भी सामूहिक गतिविधि नहीं है। अभ्यास की बात चल रही है? कहीं अभ्यास की बात नहीं है इसमें। यहाँ जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत लागू होता है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तो गोवा इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा बहुभाषिक राज्य है, एक भाषिक राज्य है, द्वितीय द्विभाषिक राज्य है, या ऐसा राज्य है जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको ठीक लग रहा है। चलिए जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी, फटाफट लिखते रहो अपना आंसर। देखो यहाँ पे बात करें, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, जब दो से ज्यादा भाषाएं की बात हो जाए तो उसको हम कहते हैं बहुभाषिक। अगर केवल दो भाषाओं की बात होगी तो द्विभाषिक, एक की बात होगी तो एक भाषिक, लेकिन अगर तीन भाषाओं की बात होगी तो त्रिभाषिक नहीं होगा, बल्कि बहुभाषिक हो जाएगा। और बात यहाँ पे भाषा पढ़ाने की नहीं कर रहे हैं, भाषा बोलने की कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें? पाठ्य पुस्तक, अनुवाद, आगमनात्मक या निगमनात्मक? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो 800 लाइक होने वाले हैं भाई हमारे, 800 लाइक होने वाले हैं, 3 लाइक बच रहे हैं। तो एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो सब। देखो 300 बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, 300 बच्चों ने लाइक नहीं किया, तो ये बच्चे लाइक कर दो भाई, हाँ। कोई पैसे थोड़ा लग रहे हैं लाइक करने में कि आपको लाइक करने में शर्म आ रही है। जल्दी से कर दो एक बार फटाफट से। क्या आंसर है आपके हिसाब से, बताओ जल्दी जल्दी। सी। सी ज्यादा आ रहा है भाई लोगों का, देखते हैं। प्राथमिक स्तर पे आप व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक किस गतिविधि का प्रयोग करे जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें? अंतःक्रिया आगमनात्मक विधि में ही होगी, क्योंकि आगमनात्मक विधि में होते हैं उदाहरण, और उदाहरण किस प्रकार के होते हैं, गतिविधि के। इसमें पहले एक्टिविटी कराई जाती है, उस एक्टिविटी में बच्चे करते हैं नियमों का प्रयोग, ऐसे दैनिक जीवन वाले नियमों का। फिर उसके बाद वो उनका प्रयोग करते करते बाद में नियम याद कर लेते हैं। निगमनात्मक में तो सीधा रूल्स बता दिए जाते हैं, बाद में बच्चा उनका रट्टा मार लेता है और फिर उसी को काम चलाता है। अनुवाद भी लिख के हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक भी आराम से पढ़ी जाएगी, बैठ के अंत्यक्रिया नहीं होगी। अंत्यक्रिया होगी आपकी आगमनात्मक विधि में। आगमन वाला होता है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, कैसे भाई? जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, दूसरा है जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, तीसरा है जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हो, फोर्थ है आपका जिनका इस्तेमाल लेखक करते हो। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से लिखेंगे फटाफट से। हाँ जी। पहले आप ये बताइए, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास कब से होगी? इंग्लिश की कल से होगी आपकी, 1 बजे टाइम रखा है उसका। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको टाइम टेबल सारा बताया तो है। सर जी मैं डाइक डेली लाइक करती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, थैंक यू।
अब देखो क्या पूछा, निष्क्रिय शब्दावली कौन सी शब्दावली होती है, जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। यानी कि ये आपको आती तो है। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब ये है कि यूज नहीं हो रहा, उसका क्रिया में नहीं है, फंक्शनिंग में नहीं है। आपको आती तो है वो शब्दावली, लेकिन इस्तेमाल कभी कभी होता है, डेली नहीं होता है। जैसे ब्रह्मांड का इस्तेमाल आप डेली थोड़ा करते हैं, आप जो है साइंस फिक्शन मूवीज थोड़ा देखते हैं डेली। तो उस तरह के शब्द जो है, जो आपके डेली इस्तेमाल नहीं होते, वो निष्क्रिय होते हैं। जिनका प्रयोग अक्सर होगा, वो आपके सक्रिय हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? ये आपके सक्रिय हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल डेली करेंगे आप। ठीक। जिनका प्रयोग लेखक करता है, वो तो वैज्ञानिक शब्दावली होती है, जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं और लेखक करते हैं। ये हाई लेवल की होती है ना, अलंकृत भाषा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। दूसरा है, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। तीसरा है, त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। फोर्थ है आपका, त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। चलो फटाफट से लिखो अपना आंसर। हाँ जी। देखो, त्रुटियों के बारे में इसने पूछा था आपसे, गलत वाला प्रश्न है ना, कौन सा गलत ऑप्शन है। तो एक बात आपको याद रखनी है, त्रुटियां निगेटिव नहीं होती। तो अगर निगेटिव बात हो रही है, तो वही गलत ऑप्शन है आपका। भाषा त्रुटियां, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालेंगी, यही आंसर आपका राइट है। क्योंकि त्रुटियां कोई व्यवधान नहीं डालती। व्यवधान मतलब रुकावट, बाधा। तो त्रुटियां अच्छी चीज है, त्रुटियों से तो आप नई चीजें सीखते हैं, आपको अवसर मिलता है नई चीजें सीखने का। तो ये कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही निगेटिव है। हमेशा बुरी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। द्वितीय भाषा हो या तृतीय हो, कोई भी भाषा हो, त्रुटियों से आपको पता चलता है कि आप सीख रहे हैं, कहाँ गलती हुई है उसको सुधार पाएंगे, नई रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में आप रखेंगे? श्रवण और लेखन गतिविधि, वाचन और लेखन गतिविधि, पठन और श्रवण गतिविधि, या फिर श्रवण और वाचन गतिविधि। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। जी फटाफट लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। देखो यहाँ पे आपका, इतनी बड़ी जो बात लिखी है इसने, इसने बोला आप सचिव हैं क्लब के, और आप किसी को बुला रहे हैं अपने स्कूल में, किस लिए? साक्षात्कार करने के लिए। साक्षात्कार किसका मतलब होता है आपका, क्या? इंटरव्यू। क्या होता है भाई? इंटरव्यू होता है आपका साक्षात्कार। और इंटरव्यू जब आप करेंगे, तो इसने पूछा कि कौन से कौशल आपके इस्तेमाल होंगे इनमें से, किस गतिविधि का इस्तेमाल करोगे। तो भाई इंटरव्यू में क्या होता है आपका, या तो एक आदमी तो प्रश्न पूछता है, और दूसरा आदमी उसका जवाब देता है ना। तो एक तो बोलेगा, एक सुनेगा, और जब दूसरा बोलेगा तो वो पहला वाला सुनेगा। यानी बोलना और सुनना चलता रहता है। तो श्रवण और वाचन गतिविधि हो जाएगी आपकी। सुनना और बोलना चलता रहेगा आपका। इंटरव्यू में यही तो होता है। लेखन होता है क्या इंटरव्यू में? क्या कुछ चीज लिखता भी है सामने वाला? यहाँ से मोदी जी से आप पूछ रहे हैं, मोदी जी ये बताइए कि यहाँ पर जो है मेट्रो हमारे गांव में कब तक आएगी। तो मोदी जी लिख के कहेंगे, ये चलेगा, बोल के बताएंगे ना भाई। तो इंटरव्यू में बोला जाता है, लेखन नहीं होता है। पठन होगा क्या? पठन भी नहीं होता, सुन के ही होता है इंटरव्यू। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में आप रखेंगे? प्रतिपादक लेखन, या फिर प्रत्ययकारी लेखन, या वृत्तांतात्मक लेखन, या फिर विवरणात्मक लेखन। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। चलो 900 लाइक हमारे होने वाले भाई, 2-3 लाइक बच रहे हैं, तो पूरे करो जरा फटाफट से। कमेंट को नीचे करके लाइक करो सब लोग। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। तो सब्सक्राइब करो, अगर सीटेट पास करना है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो जल्दी बताओ अपना आंसर।
हम्म। अब देखो क्या कह रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस तरह की बात को आप कैसे बताएंगे? इसने पहले ही बोल दिया कि यह तथ्यात्मक सूचना है। और तथ्यों का क्या होता है? तथ्यों की होती है व्याख्या। जो फैक्ट होते हैं ना, उनकी होती है व्याख्या। इन तथ्यों में क्या कुछ आकर्षक करने के लिए इसमें क्या हीरे मोती जड़ोगे आप? या इसमें कोई क्या कहानी बनाओगे, कोई काल्पनिक राजा महाराजा, सुंदरता बताओगे रानी की, ऐसा कुछ करोगे? इसमें कोई आकर्षण की जरूरत नहीं होती। आकर्षक लेखक होता है कहानियों का, या फिर होता है कविताओं का, या शेरो शायरी का, गजल लिख रहे हो उसमें आकर्षण करो। तथ्य बताने में क्या ही करोगे, है ना? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सीधा आपका व्याख्या होती है। वृत्तांत वो होता है जब आप किसी घटना का वर्णन करते हैं, तो यहाँ पे कोई घटना है? घटना नहीं है, ये सच है, सत्य है। विवरण होता है आपका किसी, ये भी व्याख्या ही होती है वैसे। विवरण होता है आपका जब आप अपने शब्दों में कोई कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह बहुत प्रेरणास्पद है। दूसरा है यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तीसरा है आपका, यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है। फोर्थ है, यह भाषा अर्जन का आधार है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। चलो फटाफट से लिखते रहो अपना आंसर। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं भाई, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले तो पॉजिटिव वाले देख लो, निगेटिव वाला अपने आप मिल जाएगा। साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये प्रेरणास्पद है, यस। भाषार्जन का आधार भी है, यस, साहित्य से बच्चा भाषा सीखता है। दूसरी संस्कृति को समझने में मदद मिलती है, यस, मिलती है ना। तो ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल होता है पहली बार तो साहित्य, पहली बात तो होता है। और जो नहीं है, जैसे कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पाठ्यक्रम में नहीं है, टीचर अलग से सुनाता है। तो क्या वो इसलिए सुना रहा है क्योंकि वो पाठ्यक्रम में डाल नहीं पाए थे, किताब मोटी हो जाती इसलिए नहीं डाल पाए हम, तो मेरे मुंह से सुन लो आप? ये उद्देश्य है टीचर का? ऐसा तो नहीं है। वो इसलिए सुना रहा है बाहर से, ताकि बच्चे नए ज्ञान को प्राप्त करें, नई संस्कृति के बारे में जान सके, शब्दावली बढ़ सके, क्रिएटिविटी बढ़ सके। ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता भाई आपका। तो आंसर जो राइट होगा वो आपका यही वाला होगा, ठीक है।